Good morning, everyone. Welcome to the class. This is Environment by Manvi Srivastav. That is me. And today we are dealing with a topic that is one of the most fundamental and one of the very high yielding topics of environment and ecology. We are talking about ecological succession. इसे नेचर का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है. नेचर खुद को कैसे हील करती है इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू. इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है. लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक फर्स्ट. Now, this topic is something that will give you a high ROI, that is return on investment. If you invest 30 minutes here, then it will give you a return on investment that is very high because ये topic तीनों stages में आता है, prelims, mains and even in your interview. तो अब हम फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ आता है prelims में और कैसे questions आते हैं. Because जब आप questions जानोगे, तब आप जानोगे इसको पढ़ना किस तरीके से, okay? So let me tell you that in prelims, in UPSC prelims, mostly the conceptual questions are asked. See, I have written this that succession concepts are asked in prelims. Okay. Also, sometimes application based questions are asked, not all of the time. So, now let us go to the mains topic. In mains, the questions are based on ecological balance, they are based on restoration and resilience. Like एक wetland है, उसका restoration कर रहे हैं. यहाँ पे एक desert land है, dry land है, उसका reclamation कर रहे हैं. तो वो कैसे करेंगे? उसमें ecological succession को apply करेंगे हम. ठीक है? जब आईआईटी के बच्चों ने लोकतक लेक की स्टडी की थी तो भी उन्होंने इस प्रोसेस का यूज किया था. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड थ्रू आपके एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा एनवायरमेंट चैप्टर में. और अब हम जाते हैं इसके ऑप्शनल की तरफ. ऑप्शनल में ये ज्योग्राफी, बॉटनी और जोलॉजी तीनों में आता है. यू विल बी थ्रिल्ड टू नो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे भी इसका बहुत यूज करते हैं. इवन पीवाईक्यूज में आया भी है, मेंस के क्वेश्चंस आए हैं इससे डायरेक्ट. ठीक है. तो ये है इनकी इम्पोर्टेंस. नाउ यू हैव टू टेक टुडेज लेक्चर वेरी सीरियसली. ये बहुत ही स्कोरिंग मटेरियल है. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर एंड लेट अस नॉट बिगिन विद द डेफिनेशन, लेट अस बिगिन विद समथिंग रियल, अ रियल लाइफ एग्जांपल. जैसे कि 2018 में ना उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स हुए थे. हर दूसरे साल होते हैं बट 2018 के बहुत ही भीषण थे. जब उसके एरियल फोटोग्राफ्स आए, व्हाट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, अगर आपने देखा होगा न्यूज में, तो एक absolutely dead landscape था जो दिख रहा था. The whole landscape was dead. There were charred trunks, the soil was entirely black, and there was no greenery, there were dead animals, and most of the wildlife had fled already. But if you look at the same place after 6 to 8 months, the soil was covered in green layer. वो green layer किसकी थी? छोटे छोटे mosses and grasses की. यानी कि vegetation और life वापस आना शुरू हो गया था. तो कुछ ही महीनों बाद लाइफ के फर्स्ट सिग्नल्स आने लगे थे और 1-2 साल बाद छोटे छोटे पेड़ आ गए. इन छोटे पेड़ों के बाद कुछ साल बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट आ गए, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट. बीच में पेड़ हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो फॉरेस्ट जैसे दिखते हैं. द फॉरेस्ट वर नॉट एज डेंस एज दे यूज्ड टू बी, बट दे वर एग्जिस्टिंग देयर. Now, after 25 to 30 years, when you visit it now, it will not look like कि ऐसा कोई फायर हुआ भी था, क्योंकि एक डेंस फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, पूरी कैनोपी डेवलप हो जाएगी. ठीक है. तो इस रिकवरी को, इस पूरी जर्नी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके नुआंसेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. तो फुल रिकवरी में भले ही टाइम लगेगा बट ये ग्रेजुअली होगी एंड ये नेचर हील करेगी. तो नेचर का ये जो हील करने का सिस्टम है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. माइंड यू, जब भी हम उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स का या ऐसे किसी डिजास्टर प्रोन एरिया की बात करेंगे और वहां इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, हम उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे. इसका रीजन क्या है? सेकेंडरी का ऑपोजिट प्राइमरी होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंसेस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अब ये बताइए कि ये जो इकोसिस्टम उत्तराखंड का वापस हील हुआ था, वी डिड नॉट बिल्ड इट, I did not do it. I did not heal the ecosystem. I did not plant the trees. You did not do it. There was no government involved in doing the plantation drive again and again in the forest. अलग से प्लांटेशन ड्राइव्स चलते हैं बट उस फॉरेस्ट के रीजनरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया था. सो देयर वर नो गवर्नमेंट इंजीनियर्स, देयर वर नो बुलडोजर्स, देयर वाज नो ह्यूमन इंटरवेंशन एट ऑल. सो द नेचर डिड इट. एंड हाउ डिड नेचर डू इट? It did it slowly. It did it layer by layer. So this natural rebuilding process is called ecological succession. ये था हमारा definition. बट हमें इसको मेंस में लिखना है. सो वी डू नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन विद प्रॉपर कीवर्ड्स. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, जब उसमें डेफिनेशंस पढ़ोगे, रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कीवर्ड्स पे फोकस करो. अगर वो कीवर्ड्स आपने अपने डेफिनेशन में यूज कर लिए तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे. ठीक है.
नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन प्रॉपर यूपीएससी फॉर्मेट में है, बहुत ही क्रिस्प है और कीवर्ड से रिच है। तो लेट अस फोकस ऑन दिस। Ecological succession is an orderly, note down the keyword, write it down if you need to, and predictable process of change. क्या है ये? एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? चेंज का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑर्डरली है, प्रिडिक्टेबल है, यानी कि रैंडमली चेंज नहीं हो रहा है, एक सर्टेन ऑर्डर में हो रहा है। हमें पता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा, ए से डी तक चेंज होगा, बट किस सीक्वेंस में होगा ये हमें पता है। और जब हमें सीक्वेंस पता है तो आगे क्या आएगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इट इज ऑर्डरली, ए बी सी डी, and it is predictable because you know what comes after C. It is D. It is a orderly and predictable process of change. अब किस चीज में चेंज हो रहा है? चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम। ओवर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कम्युनिटी में कौन कौन सी स्पीशीज हैं, जब वो स्पीशीज धीरे धीरे चेंज होगी तो धीरे ग्रेजुअली आफ्टर अ वाइल वो कम्युनिटी खुद पूरी चेंज हो जाएगी, राइट? तो इट इज एन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी। क्या ये अचानक से होता है एक दिन दो दिन में? नहीं, ये ग्रेजुअल होता है, स्लो होता है, ओवर टाइम होता है। तो ओवर टाइम इज अनदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अब ये कैसे होता है? प्रोग्रेसिंग फ्रॉम पाइनियर स्पीशीज थ्रू इंटरमीडिएट स्पीशीज एंड देन टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो ये पहली स्पीशीज जो होती है वो कहते हैं पाइनियर स्पीशीज। इसको याद करेंगे कीवर्ड, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। इंटरमीडिएट सीरियल स्टेजेस, ये सीरियल स्टेजेस क्या है इन्हें भी हम पढ़ेंगे आगे। एंड स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे जाके ये एंड करता है। Now let us understand the keywords. Okay, so three keywords must be very important and they must be underlined. Note them down and use them in the definition, because without these definitions, without this keyword, the definition is completely hollow. First is orderly. It is orderly because it is not random. Second is predictable. It is predictable because it is orderly. And third is stable climax community. ये चेंज पूरा हो किस लिए रहा है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि इकोसिस्टम खुद को सस्टेन कर सके एट अ पॉइंट आके, और आपस में ये इंटरैक्ट करके ऑर्गेनिजम्स या पेड़ या जो भी है वो पूरा आपस में ही इंटरेक्शन करके अपने आप को स्टेबल कर ले। इन्हें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत ही नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। Now, why do we say gradual transformation है? Because the directional change in species composition, ये जो एक orderly change है species composition में, ये एक complex system, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये। फिलहाल फिलहाल हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। ये ग्रेजुअल है, जहां हमने पढ़ा ओवर टाइम होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट इंटरेक्शन का पार्ट है। आपने जब ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे चेंज होंगे एक कम्युनिटी के, तो वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे और उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से थोड़ा बहुत एनवायरमेंट भी चेंज होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। उसका एक निमोनिक भी है बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊंगी। निमोनिक को कहते हैं नाइस रिएक्शन सर, वेरी इजी टू लर्न, आई विल हेल्प यू लर्न इट। पार्ट टू स्टेबिलिटी, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं। वेरिएबल टाइम फ्रेम्स, देखो उत्तराखंड की फायर्स को हील होने में 25-30 साल लग गए। हो सकता है हवाई आइलैंड में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसको हील होने में 200 साल लग जाए। हो सकता है अभी इथियोपिया में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहां के इकोलॉजिकल सक्सेशन को, नेचर को पूरी तरह से हील होने में मिलियन साल लग जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दिल्ली एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में जितनी बायोडाइवर्सिटी डैमेज हुई है उसको हील होने में 20 साल लगे, हो सकता है उसमें 2 साल लगे। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो वेरिएबल टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स से let us say that we are focusing on the key terminologies. कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, pioneer species, climax community, serial stages, ये सब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन पूरा एक प्रोसेस है जो फर्स्ट स्पीशीज से होके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक जाता है, पाइनियर स्पीशीज से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, और बीच में कई स्टेजेस आते हैं, ए बी सी डी, जैसे मान लो ई तक करना है, ठीक है। तो इसमें ए जो पहली स्पीशीज है वो है पाइनियर स्पीशीज, और डी जो आखिरी स्पीशीज है वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो एक बहुत सिंपल सी स्पीशीज किसी भी जगह पे पहली बार आती है, ठीक है, द फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग देयर एंड ग्रोइंग देयर, इट इज द पाइनियर ऑफ इट। पाइनियर मतलब पहला, इनिशियल, दैट इज द पाइनियर स्पीशीज। एंड जो स्पीशीज चेंज होती हैं बार बार, बड़ी स्पीशीज आती हैं उससे भी ज्यादा, कम्युनिटी चेंज होती है, और जो आखिरी स्पीशीज वहां थ्राइव करती है, जैसे उत्तराखंड के फॉरेस्ट में थी
लश ग्रीन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। वो जो ट्रॉपिकल और डेसिडुअस ट्रीज का मिक्सचर था, वो जो कोनिफरस ट्रीज भी थे वहां पे अबव द स्नो लाइन एंड ऑल दैट, वो है वहां की क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, पाइनियर स्पीशीज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी का। पाइनियर कम्युनिटी में पाइनियर स्पीशीज होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्लाइमेक्स स्पीशीज होती है। क्लाइमेक्स स्पीशीज बड़ी और मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है, पाइनियर स्पीशीज छोटी और सिंपलर होती है। अब एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। पाइनियर स्पीशीज आर फर्स्ट हार्डी ऑर्गेनिज्म। हार्डी वर्ड याद रखना, ये टफ होती हैं। क्यों? कहीं पे पहली बार कोई स्पीशीज आएगी, उसे पहले से तो सॉइल नहीं मिलेगा, पहले से बना बनाया वेजिटेशन नहीं मिलेगा, उसे अपने रिसोर्सेज से अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ खुद करनी पड़ेगी। तो देयर विल बी अ पॉसिटी और अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, and the species need to be very sturdy and very tough to survive in such conditions. So it is made by hardy organisms. And what are the hardy organisms that we know of? They are lichens, they are mosses. लाइकेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा एक स्लाइड बनाया लाइकेंस के ऊपर जो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लो कि पाइनियर स्पीशीज में लाइकेंस आते हैं। ये भी है पाइनियर स्पीशीज, लाइकेंस, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड मॉसेस। जब भी आपको क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी को पसंद है पूछना, वो बार बार पूछते हैं कि पाइनियर स्पीशीज इनमें से कौन कौन से हैं। कई ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा लाइकेन। केवल लाइकेन मार्क करके नहीं आना है, क्यों? क्योंकि और भी माइक्रोब्स हैं जो पाइनियर स्पीशीज हैं। लाइकेन, फंजाई, एल्गी, मोसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारे पाइनियर स्पीशीज हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे। क्लाइमेक्स स्पीशीज में क्या है? हम कर क्यों रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन? नेचर क्यों कर रहा है? ताकि वो हील हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, बार बार डेथ ना हो ऑर्गेनिजम्स की, अचानक से फ्लड आए तो सब कुछ खत्म ना हो जाए। जब फॉरेस्ट रहेगा या वेटलैंड रहेगा, वो अपने आप को बेहतर कंट्रोल करेगा, होम्योस्टैसिस रीच कर सकेगा, अ स्टेट ऑफ बैलेंस रीच कर सकेगा। तो ये एक स्टेबल कम्युनिटी है, आसानी से नहीं खराब होती है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ परपेचुएटिंग है। इसे अलग से बोना उगाना कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही रीजनरेट करते हैं, अपने आप ही आगे बढ़ते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये फाइनल कम्युनिटी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पिक्चर का क्लाइमैक्स सुना है ना? जब पिक्चर में फाइनल बिग रिवील होता है, सारा इंटरेस्ट वहां जाके पीक करता है, ऐसे ही नेचर वहां जाके पीक करता है। ये है फाइनल कम्युनिटी किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। और ये इक्विलिब्रियम स्थापित करती है, जैसा कि हमने पढ़ा स्टेबल है। और देखो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें आप नोट कर लो अभी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बायोमास मैक्सिमम होता है और बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट बिल्ट अप ऑफ माइक्रोब्स, दिस इज बिल्ट अप ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और शोलाज, इसमें ट्रॉपिकल ट्रीज भी हैं, इसमें स्क्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा है, इसलिए इसका बायोमास भी ज्यादा है। ठीक है। ऑल्सो दो चीजें हमने मिस कर दी, सीरियल कम्युनिटी एंड सीरियल स्टेजेस। सीर और सीरियल स्टेजेस। सीर क्या होता है? किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जैसे कि ये पहला प्लांट है हमारा, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, आगे जाके और बड़े प्लांट्स आते हैं, उसके आगे जाके और बड़े प्लांट्स आते हैं, उसके आगे जाके बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं। तो इसमें हमारी पाइनियर कम्युनिटी क्या हुई? ये हुई हमारी पाइनियर कम्युनिटी, और ये हुई हमारी लास्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो हर स्टेज को हम कहेंगे, एक दो तीन, यहाँ चार स्टेजेस हैं, तो हम इन्हें कहेंगे चार सीरियल स्टेजेस हैं। सीरियल वर्ड आया सीर से। इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे सक्सेशन को हम सीर कहेंगे। तो सीर क्या है? सीरीज है। You understand the word where it's coming from? Seer is the whole series, and serial stage is that one particular stage. Serial community is that one particular community. Serial species is that species in that particular community. Now you get the point? बहुत easy है, कोई नहीं पढ़ाता है सीर क्या होता है, सीरियल स्टेज क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बट पूछता तो बहुत ज्यादा है। So let us be clear. Seer is the series and serial stage is one stage in that series. Okay? Now, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने समझ लिया क्या है। एक बैरन लैंड पे माइक्रोब्स आए, फिर वो और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को रिप्लेस किया, फिर वो और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स ने रिप्लेस किया, फिर ट्रीज आए, और फाइनली सक्सेशन करके फॉरेस्ट्स आ गए। ये पूरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन।
पाइनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी, लेस स्टेबल और सिंपल इकोसिस्टम से मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्टेबल इकोसिस्टम, बैलेंस्ड इकोसिस्टम की तरफ बढ़ना, सिंपल एंड लो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास से हाई बायोडाइवर्सिटी एंड हाई बायोमास तक जाना, ये है पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। स्टेबल होता है, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मेरे साथ बताइए कितने हमें याद है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, बायोमास इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। सिंपलर ऑर्गेनिज्म से मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ हम चले गए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, फूड वेब्स बिकम कॉम्प्लेक्स। ओके, when food webs become complex, nutrients start cycling very efficiently, so nutrient cycling becomes efficient। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रैटिफिकेशन, वो मैं बता दे रही हूँ आपको। जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक स्टेजेस, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे नीचे ओल्ड स्टेजेस और उनका बायोमास, उसके ऊपर डिपॉजिटेड रहता है, उसके बाद वाले स्टेजेस का बायोमास, उसके ऊपर, उसके भी बाद वाले, और उसके ऊपर उठता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये स्ट्रैटिफिकेशन है लैंड का, ठीक है। इस तरह से स्ट्रैटिफाइड होता है। और हर कम्युनिटी में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जैसे कि हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, या फिर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की, उसमें क्या होता है, कैनोपी होता है। सबसे ऊपर बड़े पेड़ होते हैं, वहां तक सनलाइट आती है, फिर उसमें से छन छन के सनलाइट आती है छोटे पेड़ होता है, फिर उसमें से थोड़ी बहुत सनलाइट बचती है हर्ब्स एंड श्रब्स के लिए, उसमें से भी कम नीचे वाले वेजिटेशन के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये हमें दिखता है ड्यू टू वैरायटी, ठीक है। अब लेट्स फोकस ऑन whatever we are seeing here, this is sequential process। हमने पढ़ा था ये रैंडम नहीं है, ये डायरेक्शनल है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। Succession follows a predictable step-by-step sequence from pioneer species to climax community। Succession step by step होता है, gradually होता है और predictable होता है। It is not randomized। Productivity हमने पढ़ा increase हो जाती है, ठीक है। Biomass हमने पढ़ा accumulate हो जाता है, stability increase हो जाती है, पढ़ा था हमने। Stratification अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये लिखा है कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स। और कॉम्प्लेक्स फूड वेब की वजह से न्यूट्रिएंट्स आराम से साइक्लिंग होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। We have successfully finished the characteristics of ecological succession. Congratulate yourself and then regain your focus. Let us proceed to the next slide. Before we proceed, I want to ask you a question. Is it correct to say that succession increases the homeostasis capacity of an ecosystem? Is it correct? Before knowing if it's correct, we need to understand the meaning. Succession से एक इकोसिस्टम की जो कैपेसिटी होती है खुद को बैलेंस करने की, वो इंक्रीज होती है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने स्टेबल कम्युनिटी की तरफ बढ़ना है, हम बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ, इसीलिए सक्सेशन हो रहा है। तो वेरी ऑब्वियस कि सक्सेशन से होम्योस्टेसिस कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। एंड सिमिलर स्टेटमेंट्स जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस का मतलब समझ जाओ तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। स्टेबिलिटी इंक्रीज, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज, बायोमास इंक्रीज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एफिशिएंट, फूड वेब कॉम्प्लेक्स, लाइफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स, है ना। द प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल, सिक्वेंशियल, नॉट रैंडम, ठीक है। द प्रोसेस इज स्लो एंड ग्रेजुअल, इट इज नॉट इंस्टेंट। ये सब छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि सक्सेशन अकर्स फास्टर इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट, क्यों? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये एनवायरनमेंट में आया ही नहीं है। अब रीजन ये है कि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पे सक्सेशन फास्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो आराम से इंटीरियर में डिस्पर्स हो जाते हैं। बाहर सीड्स होंगे तो बह जाएंगे कहीं ओशन से, कहीं विंड से हट जाएंगे। बट अंदर सीड्स हैं कॉन्टिनेंट के, उनके कोई वाटर बॉडी नहीं घेर रही है उन्हें, उनको डैमेज होने का डर नहीं है, वो आराम से पेड़ से गिरे और डिस्पर्स हो गए, इसलिए सक्सेशन फास्ट होता है। द सीड्स आर इजिली अवेलेबल। एंड another similar juxtaposed statement was कि succession in isolated islands is very slow. Is this true? अगर कोई आइलैंड आइसोलेटेड है, उस तक हवा नहीं पहुंच रही है, उस तक धूल मिट्टी नहीं पहुंच रही है,
उस तक इंसान नहीं पहुंच रहा है, जानवर नहीं पहुंच रहा है, पॉलिनेटर्स नहीं पहुंच रहे हैं, डिस्पर्जर्स नहीं पहुंच रहे हैं, क्या वहां सीड पहुंचेगा? बाय चांस पहुंच सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतने इजीली पहुंचे। सो आइसोलेटेड आइलैंड्स हैव अ लैक ऑफ डिस्पर्जल, वहां सीड आसानी से नहीं पहुंचते, तो सक्सेशन स्लो होता है बिकॉज अवेलेबिलिटी ही नहीं होती ऑर्गेनिज्म की। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अब हम पाइनियर स्पीशीज पढ़ चुके हैं, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं कि बेयर रॉक्स पे पाइनियर स्पीशीज कौन से होते हैं। बेयर रॉक्स पे पाइनियर स्पीशीज होते हैं लाइकेंस। मैं ये भी बताऊंगी क्यों होते हैं, बट लेट्स मेंटेन योर क्यूरियोसिटी फॉर अ वाइल। लाइकेंस बेयर रॉक्स पे पाइनियर स्पीशीज होते हैं, ये याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू आए तो सीधे लाइकेंस मार्क करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब देखो, अगर आप टाइप ऑफ इंसान बोलते हो तो कैसे, कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हो, बेस्ड ऑन वेट, भारी हल्का, बेस्ड ऑन साइज, मोटा पतला, बेस्ड ऑन हाइट, लंबा छोटा, बेस्ड ऑन नेचर, अच्छा बुरा, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्शन, काला गोरा, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी जजमेंटल, आई एम टेलिंग यू कि हम टाइपोलॉजी कई तरीके से करते हैं, क्लासिफिकेशन कई तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑटोजेनिक एलोजेनिक, एंड तीसरा है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन समझने से पहले ये समझो कि अगर एक इंसान रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा विद द सेम कैपेसिटी उसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब पहला इंसान पार्टिसिपेट करता है तो वो स्टार्टिंग लाइन से शुरू करता है, ठीक है, फर्स्ट, वो पाइनियर है, वो प्राइमरी है। बट दूसरा इंसान, वो भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट ही है, वो भी पाइनियर ही है, बट वो 4 कदम आगे से शुरू करता है, उसकी स्टार्टिंग लाइन सेकेंडरी है, और दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, दोनों का रन टाइम सेम है। कौन पहले पहुंचेगा? जो 4 कदम आगे से शुरू कर रहा है, जिसको बेनिफिट मिला है, जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, जिसके पास ऑलरेडी बेनिफिट है, वो पहले पहुंचेगा। यही केस है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का। तो प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जिसमें एक पीस ऑफ लैंड या पीस ऑफ वाटर है, दिस पीस ऑफ सबस्ट्रेटा जिसपे कि कुछ नहीं है, और ये पहली स्पीशीज है जो यहाँ डेवलप हो रही है, फर्स्ट टाइम आया है। इससे ना सॉइल मिल रहा है, ना ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, ना ह्यूमस मिल रहा है, ना ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। ये है प्राइमरी स्पीशीज। इसके लिए यहाँ जमना, यहाँ आना मुश्किल होगा, इससे और टफ और हार्डी होना पड़ेगा। ये है प्राइमरी सक्सेशन। बहुत टाइम बाद ये पूरा सॉइल में ब्रेक डाउन होगा, बहुत टाइम बाद यहाँ पौधे उगना शुरू होंगे। शुरू में तो यहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है। ये हैं पौधे, मैंने पौधे बना दिए हैं, प्लीज डोंट लाफ। तो प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में उगता है जहां पहले कभी लाइफ नहीं रही है, वो लाइफलेस है। लेट मी मार्क इट फॉर यू, लाइफलेस एरिया है। ओके, आई डिड नॉट वांट टू मार्क इट विद रेड। वो एक लाइफलेस एरिया है, और वो सॉइल से डिवॉइड है, सॉइल नहीं है वहां पे, केवल रॉक्स हैं। जैसे कि कोई एरिया है जहाँ पे वॉल्केनिक लावा फ्लो हुआ है, अब उस लावा में कभी कुछ होगा थोड़ी है, पहली बार वो लावा फ्लोज बने हैं, तो वहां कोई सॉइल नहीं है, कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं, कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट नहीं है, तो लावा फ्लो में पाइनियरी प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है। बेयर रॉक सरफेस जहां आज तक कुछ नहीं हुआ है। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स तो फॉर्म ही अचानक से होते हैं, वहां कैसे कुछ पहले से उगेगा? This is the first time somebody is going, attacking the sand dune, taking roots and growing. Areas left by retreating glacier. ये एक बहुत ही important example है, जैसे कि हमारा लद्दाख डेजर्ट, ग्लेशियर था सालों पहले, वहां पे ग्लेशियर हट गया, सबस्ट्रेटा एक्सपोज हो गया, सॉइल नहीं है वहां पे, बस धरती है, मिट्टी है ही नहीं उस धरती में कि पेड़ उगे। अब जो वहां पे उगेगा वो प्राइमरी सक्सेशन होगा, पहली बार होगा, ठीक है। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, पहली बार हो रहा है वहां पे कोई प्लांट। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद एब्सोल्यूट जीरो। लेट मी अंडरलाइन दिस, पूरा डेफिनेशन हमारा इसी में समा जाता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद जीरो, द सॉइल जीरो, नहीं है सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर जीरो, स्पीशीज बिफोर दैट जीरो, ठीक है। समझ आ गया आपको? एग्जाम्पल लेते हैं, हवाई के माउंटेन, हवाई के वॉल्केनिक लावा फ्लोज, कुछ नहीं उगा है कभी वहां पे पहले, शायद अब हो गया तो वो प्राइमरी होगा।
bare rock surface after glacial retreat like Ladakh desert, newly formed sand dunes, rock exposed by landslide. अभी तक ये रॉक धरती के अंदर था, लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ के अंदर था, पहाड़ टूटा, वो रॉक पहली बार एक्सपोज हुआ है, पहली बार कोई स्पीशीज आएगी, इट इज प्राइमरी। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है? बेयर सरफेस होता है, सबसे पहले प्राइमरी स्पीशीज हमने फिर से पढ़ा था, पाइनियर स्पीशीज कौन सी होती है, वो होते हैं लाइकेंस, मॉसेस, एल्गी, फंजाई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सारे। तो रॉक सरफेस पे प्राइमरी स्पीशीज हमने पढ़ा अलग से, क्या होती है? लाइकेंस। वी कैन ऑल्सो से मॉसेस, बट लाइकेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बार आएंगे लाइकेंस और मॉसेस। लाइकेंस और मॉसेस यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो सॉइल बनाएंगे। सॉइल कैसे बनेगा, क्यों लाइकेंस इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट इसे स्टार मार्क कर लो, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर यू स्टडी लाइकेंस प्रॉपर्ली। ये लाइकेंस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, एनवायरमेंट में बार बार पूछता है। लाइकेंस आएंगे, सॉइल बन गया, उस सॉइल में आएंगे ग्रासेस, ग्रासेस के बाद आएंगे हर्ब्स एंड श्रब्स। श्रब्स क्या होता है बेटा? हैव यू स्टडीड एनसीईआरटी? डू यू नो व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स होते हैं, लेट मी फाइंड अ ब्लैंक सरफेस टू टीच यू। श्रब्स क्या होते हैं? ये है पेड़ हमारा, ठीक है, ये है हमारा पेड़, दिस इज अ ट्री। ट्री में क्या होता है? ट्री में होता है ट्रंक, ब्राउन नहीं है तो मैं रेड यूज कर रही हूँ, ये वुडी होता है, ठीक है, आई एम मेकिंग इट इन रेड कलर क्योंकि ये वुडी ट्रंक है, इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज नॉट सॉफ्ट। और एक दूसरी चीज है हमारे पास, छोटा सा पेड़, ठीक है, ये है हमारा छोटा पेड़, ये है हमारा हर्ब, इसमें तना है और पत्तियां हैं, लेकिन इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक। ये हमारा छोटा पेड़, प्लीज मैम की ड्राइंग पे हंसना नहीं, हंस भी सकते हो, कोई बात नहीं। ये है हमारा हर्ब। तो हर्ब है समथिंग दैट इज अ स्मॉल प्लांट विद अ सॉफ्ट स्टेम, एंड ट्री है अ बिग प्लांट, अ टॉल प्लांट विद अ वुडी स्टेम। और श्रब्स जो होते हैं, ये होते हैं स्मॉल प्लांट्स, इससे हमारा स्मॉल प्लांट आ जाएगा, साइज हमारा हर्ब से आएगा, विद वुडी ट्रंक, ठीक है, इससे हमारा वुडी ट्रंक आ जाएगा। अब मैं आपके लिए एक श्रब बनाने जा रही हूँ, ये है हमारा श्रब, इसका ट्रंक जो है ये वुडी है, बट इसकी जो साइज है वो हर्ब की जैसी है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, ये है हमारा श्रब, इन्हें कहते हैं श्रब। श्रब्स आर द प्लांट्स दैट फॉल बिटवीन हर्ब्स एंड ट्रीज। अब देखिए, पहले हमारे बेयर रॉक सबस्ट्रेट आया, यानी कि लाइफलेस सरफेस है, उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। देन आएंगे हमारे लाइकेंस, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, पाइनियर कम्युनिटी हमारी आएगी, यानी कि लाइकेंस आएंगे। लाइकेंस का काम क्या है? लाइकेंस सॉइल बनाएंगे, सॉइल फॉर्मेशन होगा। इस सॉइल फॉर्मेशन के बाद अब हमारे हर्ब्स आएंगे, यानी कि हर्बेशियस स्टेट आएगी। हर्ब्स के बाद हमारे श्रब्स आएंगे, और श्रब्स के बाद हमारा मेच्योर ट्रीज आएंगे जो कि फॉरेस्ट बनाएंगे। वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड प्राइमरी सक्सेशन, लेट्स गो टू सेकेंडरी सक्सेशन नाउ, लेट अस स्टार्ट। ये है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जो ऐसी जगह पे होता है जहां कभी ऑलरेडी वेजिटेशन या फिर लाइफ फॉर्म थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन वो डैमेज हो गए। अब ये सर्टेन रीजन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और वो मैन मेड भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसको, सेकेंडरी सक्सेशन। लेट मी हैव अ पॉइंटर, ये है सेकेंडरी सक्सेशन हमारा। This occurs in an area where an existing community was disturbed or destroyed. जैसा कि मैंने कहा, existing community थी, पहले से वहां पे लाइफ फॉर्म थे, बट वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उनके जो सीड्स हैं या उनके जो स्पोर्स हैं वो बचे रह गए किसी तरह, और जो सॉइल उन्होंने क्रिएट किया था वो बचा रह गया है। तो फायदा कैसे हुआ? हमने पढ़ा ना, एक इंसान 0 पॉइंट से स्टार्ट करा, एक इंसान 4 कदम आगे से। ये 4 कदम आगे क्यों है? क्योंकि यहाँ सॉइल ऑलरेडी है, इसको सीड्स का वेट नहीं करना, स्पोर्स का वेट नहीं करना, यहाँ सीड्स और स्पोर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग करने में आसान रहेगा इसके लिए, इसीलिए ये फास्ट रहेगा। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्ट, व्हाई? ये क्वेश्चन अगर पूछा और 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एटलीस्ट 2 तो आप मार्क कर लोगे ना, कि द सीड्स एंड स्पोर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, द सॉइल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, दैट इज व्हाई इट इज फास्टर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे मैन मेड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कम्युनिटी, हाउ? एक तो मैन मेड डिजास्टर हो सकता है ना, लैंडस्लाइड्स बिकॉज ऑफ बिल्डिंग हाईवेज, लैंडस्लाइड हो गया, सारी कम्युनिटी हट गई, अब वहां पे जब सक्सेशन होगा, कम्युनिटी आएगी, तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। डिजास्टर्स दैट आर नेचुरल,
लाइक सुनामीज, पूरा कोस्टल वेजिटेशन खत्म हो गया, सुनामी रिट्रीट कर गई, पानी खत्म है, दोबारा जब स्टार्ट होगा वहां पे फॉर्मेशन लाइफ का, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। फॉरेस्ट फायर्स जो हमने उत्तराखंड का पढ़ा, ठीक है, रीजन्स रिकवरिंग फ्रॉम फ्लड, अबैंडन एग्रीकल्चर फील्ड्स जैसे कि झूमिंग में होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में होता है जो नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट एरियाज आफ्टर वाइल्ड फायर्स जैसे उत्तराखंड, लैंड आफ्टर फ्लडिंग जैसे काजीरंगा। काजीरंगा का एग्जाम्पल बहुत एसेंशियल है बिकॉज काजीरंगा में जब फ्लड्स आते हैं ना, उन्हें कहा जाता है नेसेसरी इविल। काजीरंगा के फ्लड्स को एसेंशियल कहा जाता है वहां के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये मैं बात बताऊंगी, चलिए। वहां के एनिमल्स जिस टाइप के वेजिटेशन पे फीड करते हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो क्लाइमेक्स से पहले वाली कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जब भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी रीच होती है, कहते हैं कि काजीरंगा में फ्लड्स आ जाएं और वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाइप आउट हो जाए और फिर से सक्सेशन हो जाए, सेकेंडरी सक्सेशन, तब वहां पे लाइफ आराम से डेवलप हो सकती है। द एनिमल्स कैन इजिली लिव। क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड, पेड़ काट दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लैंड बैरन हो गई है, बट सॉइल है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सीड्स हैं, सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा आराम से। क्या पढ़ा इसमें हमने? डिस्टर्ब्ड लैंड है, द लैंड इज डिस्टर्ब्ड, the land has spores and seeds and they develop into weeds and grasses, that is very simple forms. They develop into herbs and shrubs and they develop into pioneer trees and trees form mature dense vegetation of forest. Let us proceed. अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंसेस। पहले हम खुद से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे विदाउट लुकिंग एट द स्लाइड। पहला क्या है? सॉइल। प्राइमरी में सॉइल नहीं होता है, सेकेंडरी में सॉइल ऑलरेडी होता है। दूसरा क्या है? प्राइमरी में पहले कोई स्पीशीज कम्युनिटी थी? यस। Yes, no. Primary was started with the initial community called the pioneer community of microbes. There was no community before that. Secondary, there was a community before, but it was destroyed. ठीक है? Primary, जैसे कि अच्छा कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स दो प्राइमरी के, लाइकेंस, मॉसेस, माइक्रोब्स। और सेकेंडरी में क्या है? सॉइल ऑलरेडी है तो माइक्रोब्स स्किप हो जाएंगे, सीधे ग्रासेस आ जाएंगे। ठीक है? प्राइमरी स्लो है, सेकेंडरी फास्ट है। प्राइमरी जीरो से शुरू होता है, सेकेंडरी इट ऑलरेडी हैज स्पोर्स एंड सीड्स एंड समथिंग। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू व्हाट वी जस्ट स्टडीड। लेट मी हैव अ पॉइंटर। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बेयर सबस्ट्रेट नो सॉइल, यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है और सीड बैंक भी प्रेजेंट है। स्पीड प्राइमरी की बहुत स्लो होती है एंड सेकेंडरी की रिलेटिवली फास्ट होती है। वेरी स्लो जैसे कि लद्दाख के डिजर्ट में फॉरेस्ट बनने में टाइम लगेगा, और रिलेटिवली फास्ट जैसे कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स में सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद वापस फॉरेस्ट बन गया जल्दी। यहाँ पे प्राइमरी में pioneer species are lichens and mosses, secondary में there are grasses and weeds, primary में soil formation is required from the scratch, that is from zero, and secondary में soil is already present. primary के example है ग्लेशियल रिट्रीट जैसे कि लद्दाख के डिजर्ट, वॉल्केनिक रॉक्स जैसे कि हवाई के वॉल्केनिक लावा फ्लड प्लेन्स या लावा जो भी स्प्रेड होता है पूरा। एंड सेकेंडरी में फॉरेस्ट फायर्स और अबैंडन्ड फार्म्स जैसे कि झूमिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ मैं। सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल्स में उत्तराखंड के फायर्स हम बता चुके हैं, काजीरंगा के फ्लड्स में बता चुकी हूँ। अबैंडन्ड फायर, अबैंडन्ड फील्ड्स जैसे कि झारखंड में जो स्लैश एंड बर्न होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो झूमिंग होता है, उड़ीसा की माइंस जो है, उड़ीसा की पोस्ट माइनिंग जो ऊपर का पूरा सरफेस है वहां पे वापस से plants उगाए हैं, that is also a form of secondary succession. So it is much faster because the soil is intact, the seeds and spores are available and the microbes are already present. ठीक है? And प्राइमरी के कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, उसमें हमारा जैसे आता है कि फ्रेश लावा। ठीक है, माउंट हेलेंस जैसे कि इरप्ट हुआ था तो उसका फ्रेश लावा था, वहां पहली बार प्लांट्स आएंगे, दैट इज प्राइमरी। और न्यूली एक्सपोज ग्लेशियल रॉक्स जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट, लद्दाख डिजर्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और टू ऑटोजेनिक वर्सेस एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक वर्सेस एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? ऑटोजेनिक मतलब ऑटो यानी कि खुद का किया हुआ, एलो मतलब बाय एलाइज यानी कि दूसरे की हेल्प से। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म खुद से करता है, जैसे लाइकेंस ने सॉइल फॉर्मेशन खुद से किया, खुद का एनवायरनमेंट बदला, दैट इज ऑटोजेनिक। और एलोजेनिक जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ, सब कुछ वाइप आउट हो गया, या ग्लेशियल रिट्रीट हुआ, चीजें हटी, तब जाके सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो एलोजेनिक और ऑटोजेनिक बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप फोकस मेनली डेफिनेशन पे करिएगा बिकॉज वही पूछी जाती है।
इट इज ड्रिवन बाय ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स, ये है organisms modify the environment and this is driven by external environmental forces. ठीक है, ऑटोजेनिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली बायोलॉजिकल एंड लिविंग ऑफ कोर्स, तो दिस इज बायोलॉजिकल. एलोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेस करते हैं विच इज फिजिकल. ऑटोजेनिक में ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल करते हैं, एलोजेनिक में एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है इसे. ऑटोजेनिक ग्रेजुअल होता है, हमने पढ़ा ना, lichens, herbs and shrubs, lichens, grasses, herbs and shrubs, forests. Allogenic can be sudden. ठीक है. नाउ अब हम थर्ड और फाइनल क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि है ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटेरोट्रॉफिक. ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है. एक ऐसा सक्सेशन जो मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स की वजह से होता है और इसकी पायनियर स्पीशीज प्रोड्यूसर्स हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफिक करते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक यानी कि बिगिंस विद ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, और हेटेरोट्रॉफिक जो कि हेटेरोट्रॉफ यानी कि कंज्यूमर या डीकंपोजर से स्टार्ट होता है. इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है. इसको समझ गए तो बाकी सब समझ जाओगे. ऑटोट्रॉफिक में पायनियर स्पीशीज प्रोड्यूसर है. जब प्रोड्यूसर पायनियर स्पीशीज है, प्रोड्यूसर का रिसोर्स क्या होगा, वो कैसे खाना बनाएगा, सनलाइट से. एनर्जी सोर्स है सनलाइट. हेटेरोट्रॉफिक डीकंपोजर्स है, डीकंपोजर्स या कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उनका सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर. इसमें बायोमास इंक्रीज करता है ऑटोट्रॉफिक में, पेड़, बड़ा पेड़, छोटा पेड़. डीकंपोजर्स बायोमास को डीकंपोज करते हैं तो वो डिक्रीज होता है. ऑटोट्रॉफिक मोस्टली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है. पेड़ कहाँ होते हैं, धरती पे होते हैं, पानी में तो इतने ज्यादा होते नहीं है. हेटेरोट्रॉफिक मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन की जो साइकिल होती है उसमें होता है. ठीक है, अब हम इसके की फीचर्स पढ़ते हैं. दिस स्टार्ट्स विद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने पढ़ा, यानी कि प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स. दे प्रोड्यूसर्स डोमिनेट इनिशियली, ये भी मैं बता चुकी हूँ. दे बिल्ड बायोमास फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि सनलाइट एंड मिनरल्स. ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लीजिए और इसे याद कर लीजिए. व्हाट इज कॉमन, ऑटोट्रॉफिक इज कॉमन. व्हाट इज लेस कॉमन, हेटेरोट्रॉफिक इज लेस कॉमन. ठीक है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रही हूँ. ये होता है बेयर रॉक्स पे, प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, सेकेंडरी सक्सेशन इन अबैंडन्ड फील्ड्स एंड सैंड ड्यून. सैंड ड्यून में क्या है, प्राइमरी है. हेटेरोट्रॉफिक में डीकंपोजिशन ऑफ डेड ट्री लॉग्स, लकड़ी पड़ी है सड़ जा रही है, वहां पे और पेड़ वगैरह बाद में उगेंगे, ये है डीकंपोजिशन. सक्सेशन इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड कंपोस्ट हीप डेवलपमेंट. आगे बढ़ते हैं. स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. हम ऑफिशियली इस पूरे लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं. ये आपको थोड़े कम बुक्स में मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी को मैं कह रही हूँ, इसका एक निमोनिक है, नाइस रिएक्शन सर, NIC रिएक्शन सर, RS. हमने स्टेजेस पढ़ ली, कौन कौन सी सीरियल स्टेजेस आती है, बट प्रोसेस की स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे. अब पहला है स्टेज न्यूडेशन. न्यूडेशन यानी पूरा सॉइल, पूरा सबस्ट्रेट न्यूड रहता है, उसको कहते हैं न्यूडेशन. ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है. प्राइमरी में ग्लेशियर हटा, नया लैंड एक्सपोज हुआ, वो न्यूड है, उस पर कोई सॉइल कवर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर्स का कोई प्लांट कवर नहीं है, दैट इज न्यूडेशन. लैंडस्लाइड हुई, नया रॉक आया, दैट इज न्यूडेशन. फिर आएगा इन्वेजन. इन्वेजन यानी नई स्पीशीज ने इसको अटैक किया, पूरा कब्जा किया और यहाँ ग्रो करने लगी, दैट इज इन्वेजन. अब इन्वेजन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं. ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको ताकि आपको याद रहे. पहला है माइग्रेशन, दूसरा है एक्सेस और तीसरा है एग्रीगेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA. MEA. प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरे पास पेन टैब नहीं है अभी. ये किसका पार्ट है, इसका, आई का. देखो, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है. प्लेस बी पे सब कुछ बैरन है, प्लेस ए पे वेजिटेशन है. अब प्लेस ए के ऑर्गेनिजम्स को बी पे इन्वेड करना है, तो पहले वो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहला स्टेप उनका माइग्रेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, विच इज ए. सो दे माइग्रेटेड. सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे जमना, यहाँ पे वो धीरे 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 रूट्स डेवलप करेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे. इस जमने को कहते हैं एक्सेसिस. ठीक है,
Ekesis means successful establishment and growth. माइग्रेशन मीन्स डिस्पर्जल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द बेयर एरिया, यहाँ से यहाँ आना, डिस्पर्स होना. एक्केसिस मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली जमना और ग्रो करना. और फाइनली एग्रीगेशन. अब ऐसे छोटी छोटी कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं तो ये ग्रुप्स बनाएंगे. यहाँ एक ग्रुप बना, एक ग्रुप यहाँ बना, एक ग्रुप यहाँ बना, तो ये एग्रीगेशन है. छोटे पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने बताया था ना, एग्रीगेटेड, उसे कहते हैं एग्रीगेशन. तो हमारा MEA कंप्लीट हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि माइग्रेशन, एक्सेस एंड एग्रीगेशन. ठीक है, ये मैं निमोनिक बता रही हूँ, उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कुछ रिलेशन नहीं है. तो पहला हमने कर लिया न्यूडेशन, दूसरा हमने कर लिया क्या, इन्वेजन कैसे होता है, माइग्रेशन, एक्सेस एंड एग्रीगेशन, और थर्ड हम करेंगे कंपटीशन. अब देखो ये एक स्पीशीज है, अब यहाँ पे दूसरी स्पीशीज भी आ गई, उसके भी एग्रीगेटेड पॉकेट्स हैं छोटे छोटे. अब ये रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे, लैंड के लिए compete करेंगे, वाटर के लिए compete करेंगे, सनलाइट के लिए compete करेंगे, इनके बीच में कंपटीशन होगा, उसे हम कहते हैं कंपटीशन. ये हमारा थर्ड स्टेज है. तो कंपटीशन विल गेट स्टार्टेड, दिस इज कंपटीशन, एंड देन आफ्टर कंपटीशन ये एनवायरमेंट रिएक्ट करेगा. इसमें से कुछ स्पीशीज मर जाएंगे. ठीक है, वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बन गए, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है. एनवायरमेंट चेंज हो गया, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल हैज चेंज्ड. इसमें कुछ स्पीशीज प्लांट्स के होंगे, वो हवा में स्पोर्स रिलीज करेंगे, और वो हवा में फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया. दिस इज द रिएक्शन. सो द एनवायरमेंट हैज रिएक्टेड एंड इट हैज चेंज्ड. फाइन. एंड फाइनली ये पूरा इकोसिस्टम क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच के सेल्फ सस्टेनिंग होम्योस्टेसिस अटेन कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा. इसको हम कहेंगे स्टेबलाइजेशन. हमने पढ़ लिया. नाइस reaction, sir. Nice is nudation, I is invasion, C is competition, R is reaction of the environment to that, and S is final stabilization. ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिस्कस करें और एग्जाम्पल दें. मैंने डिस्कस कर लिया है, मैंने पूरा प्रोसेस और स्टेजेस आपको समझा दिए, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुकी हूँ. नाउ यू हैव टू राइट अ मॉडल आंसर एंड कम बैक टुमारो एंड पोस्ट इट इन द कमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं. दो तरह के सक्सेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जेरोसीर और हाइड्रोसीर. जेरोसीर मतलब जेर्ग से हम क्या समझते हैं, ड्राई, ड्राई लैंड पे जहाँ मॉइस्चर कम है, यानी कि रॉक सरफेस की बात करेंगे जैसे, उससे हम जेरोसीर कहेंगे. उस पूरे सीरीज को जेरोसीर कहेंगे. और हाइड्रोसीर जहाँ मॉइस्ट है, जैसे कि लेक या पॉन्ड. जेरोसीर में क्या होगा, पहले बेयर रॉक रहेगा, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए. पहले बेयर रॉक रहेगा, फिर आएंगे हमारे लाइकेंस. लाइकेंस दो तरह के होते हैं. पहले हमारा आता है सी, एबीसीडी में सी पहले आता है कि एफ, सी पहले आता है ना. पहले हमारे आएंगे क्रस्टोस लाइकेन, जो क्रस्ट पे डेवलप कर सकते हैं, हार्ड रॉक्स पे. फिर हम आएंगे फोलियोज लाइकेंस, जो थोड़े से हल्के से सॉफ्ट होते हैं, पत्तेदार टाइप के, ये रॉक की वेदरिंग करते हैं और सॉइल बनाते हैं. बेयर रॉक था, उस क्रस्ट पे क्रस्टोज लाइकेंस, फिर वहां पे सॉफ्ट या फोलियोज लाइकेंस, फिर सॉइल बन गया, उस सॉइल पे मॉस आएगा, सॉइल अभी हमारा थिन है. ठीक है, फिर हर्ब्स आएंगे, वो रूट्स डेवलप करेंगे. हर्ब्स यानी कि ग्रासेस. अब हमारे ग्रासेस के रूट्स आएंगे, उस रूट्स की वजह से सॉइल की डीपनिंग होगी. जब सॉइल डीपन हो जाएगा तो श्रब्स आएंगे, यानी कि प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स, और श्रब्स के बाद हमारे ट्रीज आएंगे. ये हमारा पूरा जेरो सीर था. सीर मतलब सीरीज, जेरो मतलब ड्राई. तो ड्राई लैंड में जो सीरीज है उसे हम जेरो सीर कहेंगे. ठीक है, इसे हम जेरिक कंडीशन कहते हैं, यानी कि ड्राई कंडीशन. दिस इज स्टार्टिंग विद एक्स. ठीक है, और फाइनली जो मीडियम कंडीशन होती है, जो पीक कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं मीजिक. मीजिक, मीजिक टर्म याद रखना, भूलना नहीं है आपको. मैं रेड से इसे सर्किल कर दे रही हूँ. ठीक है, मीजिक. जेरो सी टर्न्स फ्रॉम जेरिक टू मीजिक, जेरिक टू मीजिक. हाइड्रोसी टर्न्स फ्रॉम हाइड्रिक टू मीजिक. तो मीजिक हमारा पीक सीर है, पीक सीरल स्टेज है. फिर से पढ़ लेते हैं. बेयर रॉक है, नो लाइफ है, एक्सपोज सबस्ट्रेट है. लाइकेंस आए, पहले क्रस्टोस फिर फॉलियोस, फिर मॉसेस आए हमारे, मॉसेस के बाद हर्ब्स आए, हर्ब्स के बाद श्रब्स आए, श्रब्स के बाद हमारे फॉरेस्ट आ गए. जेरिक हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है. हमारा हाइड्रिक बचा है, हाइड्रोसीर है. यहाँ पे एक हाइड्रिक स्टेट है H,
और ये हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि म्यूजिक में पहुंच गए हैं फिर से। तो म्यूजिक हमारा एंड गोल है। अब हाइड्रोसील की बात करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट्स में होता है ये, जहाँ मॉइस्चर कंटेंट रियली हाई है, जैसे कि पॉन्ड या फिर लेक। पॉन्ड या लेक में पाइनेट स्पीशीज क्या होती है? रॉक्स का तो हमने पढ़ लिया, लाइकन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे इसे अलग से अंडरलाइन करूं मुझे नहीं पता, बट मैं इसे कई बार सर्कल कर दे रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे सर्कल करके हाईलाइट भी कर दे रही हूँ ताकि आप भूलो मत। पायनियर स्पीशीज इन एक्वेटिक हैबिटेट होती है फाइटोप्लैंक्टन। इट इज नॉट लाइकन, इट इज फाइटोप्लैंक्टन और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट, इसमें से कौन कौन सा पाइनियर स्पीशीज है, और ऑप्शन में आप लाइकेन, बैक्टीरिया, मॉस सब मार्क करके आ जाओगे, आप फाइटोप्लैंक्टन भूल जाओगे। बट फाइटोप्लैंक्टन इज अ पाइनियर स्पीशीज या हाइड्रोसील में होती है। पहला है फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि पानी है, इमेजिन करो पानी है, उस पर छोटे 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 ग्रीन फ्लोटिंग कुछ सब्सटेंस आ गया है, वो क्या है? वो है फाइटोप्लैंक्टन। ये पहला स्टेज है। फिर आपने कहा इसमें तो केवल यही है और कुछ तो है ही नहीं, बट कोई अंदर अगर उसके जाएगा कोई इंसान तो वो देखेगा सबमर्ज्ड, यानी कि अंदर रूटेड प्लांट्स है, नीचे अंदर डूबे हुए। यह है सबमर्ज्ड प्लांट, दैट इज द सेकंड स्टेज। वो आके बताता है कि सबमर्ज्ड प्लांट्स है, इसमें आप बिलीव ही नहीं करते हो, बट 2 हफ्ते बाद आपको खुद दिख जाता है, क्योंकि ऊपर भी प्लांट आ जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सबसे पहले लेयर ऑफ ग्रीनरी, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। देन कोई गया देखने तो सबमर्ज्ड प्लांट्स। फिर कुछ दिन बाद आपने खुद भी ऊपर से देख लिया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। उसके बाद रीड स्वॉर्म स्टेज। रीड मतलब रोप लाइक वीड्स, वीड मतलब जंगली प्लांट्स, रोप लाइक, वो जमीन से लेके पानी के ऊपर तक ऐसे रोपी हार्ड प्लांट्स। ठीक है, रोप जैसे ऐसे ऐसे वेवी कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं तोड़ने में, टफ टू ब्रेक अवे। दिस इज द रीड स्वॉर्म स्टेज। अब जब पानी गाढ़ा हो जाएगा, पानी में इतने प्लांट्स आ गए, रोप्स हो गए, तो स्वॉम्प या दलदल जैसा नहीं लगेगा। उसके बाद आएगी मार्श मीडो स्टेज। वो इतना पानी गाढ़ा हो चुका है, इतना सॉइल उसमें आ चुका है, और इतना इवेपोरेशन हो चुका है, और इतने प्लांट्स और प्लांट्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर उसमें लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो चुका है कि वो अब दलदल से धीरे धीरे बगीचे में बदलने लगा है। दैट इज अ मीडो। तो अब हम मार्श मीडो स्टेज पे पहुंच जाएंगे। देखो हाइड्रोसील इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेजेस याद रखने आपको। पहला है पी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। फिर है सबमर्ज प्लांट्स, पीएस। फिर है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि एफ, पीएसएफ। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद है हमारा रीड स्वॉम्प स्टेज। रीड स्वॉम्प स्टेज के बाद है हमारा मार्च मीडो स्टेज। और मार्च मीडो स्टेज के बाद हमारा फॉरेस्ट, यानी कि म्यूजिक कम्युनिटी। ठीक, यहाँ हम आ गए। अब हम इसका कोई निमोनिक बना लेते हैं। PS5, PS5, PS5 दिला रही हूँ, रो मत। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, PS5 फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स। रो मत मतलब रीड स्वॉम्प स्टेज, एंड मतलब मार्च मीडो स्टेज। तो ये आप याद रख लीजिएगा, PS5 रो मत। फिर से पढ़ लेते हैं, लास्ट रिविजन। वाटर बॉडी थी, डीप वाटर था, फाइटोप्लैंक्टन आए, सबमर्ज्ड और रूटेड प्लांट्स आए, फ्लोटिंग यानी कि सरफेस वेजिटेशन आया, रीड स्वॉम्प आया जिसमें ऊपर से प्लांट्स दिख रहे हैं बट थोड़ा सा दलदल जैसा हो चुका है, स्वॉम्पी हो चुका है, सेज मीडो आया, अभी भी मार्श जैसा है लेकिन मीडो जैसा भी हो गया है, बगिया जैसा भी हो गया है। तो फिर बगिया के बाद एक फॉरेस्ट आया जो कि स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी है, जिसे हम मीजिक सिस्टम कहते हैं, मीजार्क हम रीच कर चुके हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि इन एग्जांपल्स से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। आप प्रीलिम्स में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पा सकते हो और मेंस में आप इन्हें कोट कर सकते हो। देखिए लोकतक लेक का एग्जांपल लेंगे। लोकतक लेक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है मणिपुर में, जिसमें फुमदीज होते हैं। फुमदीज क्या होते हैं? बहुत पढ़ा होगा आपने ये बार बार। लोकतक लेक मणिपुर, ठीक है। ये रामसार वेटलैंड भी है शायद एक, पढ़ लेना एक बार, याद करना, याद करो, कंजर्वेशन वाले चैप्टर पे जाओ, थोड़ी मेहनत करो। फुमदीज क्या होता है? छोटा छोटा वेजिटेशन जो है जब वो एग्रीगेट हुआ तो वो ऐसे गोल मैट्स बना लेता है, और ये जो ग्रीन कलर के मैट्स होते हैं ये फ्लोट करने लगते हैं, इन्हें हम कहते हैं फुमदीज। ये देखो फुमदीज फ्लोट कर रहा है, दिस इज अ फुमडी एंड दिस इज ऑल्सो फुमडी। तो ये जो सक्सेशन हो रहा है, पहले यहाँ कुछ नहीं होगा, पहले फाइटोप्लैंक्टन होगा, फिर प्लांट्स आए, फिर कोई और प्लांट आए, फिर यहाँ पे फुमडीज आए। तो थोड़ा वेरिएबल है फ्रॉम अदर हाइड्रोसीड्स बट इट इज देयर।
इसका एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो लेक था उसे धीरे धीरे इसने मार्शलैंड में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स, इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेट्स नॉट डू इट अगेन। उसके बाद है काजीरंगा आफ्टर फ्लड्स। काजीरंगा में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र बहती है। याद रखोगे? भूल तो नहीं जाओगे? ज्योग्राफी में काम आएगा ये। आसाम में है काजीरंगा। वो फेमस है वन हॉर्न राइनो से। अब मुझे नहीं पता इस राइनो का हॉर्न क्यों नहीं है, बट वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। शायद पोचर्स ने इसका हॉर्न निकाल लिया है। एनीवे ये राइनो जो है ना, ये बहुत मुसीबत में है। इसे खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि राइनोस खाते हैं ग्रासेस। ग्रासेस होते हैं टॉल ग्रीन ग्रासेस, न्यूट्रिशियस वंस, छोटे वाले नहीं। वो होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। लेकिन ग्रासलैंड्स के बाद फॉरेस्ट आ जाते हैं, पाइनियर कम्युनिटी से धीरे धीरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए फ्लड्स यहाँ पे नेसेसरी होते हैं ताकि फिर से ये फॉरेस्ट हल्के से वाइप आउट हो और फिर से ग्रासेस उग सके। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है और रैपिड ग्रासलैंड रीजनरेशन के लिए ये नेसेसरी होता है। तो ये नेचुरल साइकिल जो है, ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है काजीरंगा, जहाँ सेकेंडरी सक्सेशन होता है। इसका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह कोट कर सकते हैं, इसमें बहुत नंबर मिलेंगे। ओडिशा आफ्टर माइनिंग। माइनिंग हो गई है, आई विल लेट दिस गो एंड आई विल लेट यू फिगर दिस आउट। माइनिंग हो गई है, सब कुछ न्यूड हो चुका है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या आएगा? पाइनियर स्पीशीज आएगी, लाइकेंस, एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। ठीक है। Finally, succession leads to homeostasis. This is the last slide of our lecture. Succession से homeostasis होता है। Succession क्या होता है हमने पढ़ लिया। Homeostasis क्या होता है मैं बता देती हूँ। Homeostasis मतलब maintenance of balance, maintenance of stability. Succession यानी कि जो change होता है वो हमें stability की तरफ ले जाता है। Ironical नहीं है, change की वजह से stability आ रही है, जबकि change is the opposite of stability, but ये change हो रहा है। इसीलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रेसिवली चेंज होता है और अल्टीमेटली होम्योस्टैसिस अटेन होता है, यानी कि एक स्टेबल सेल्फ रेगुलेटिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है और इक्विलिब्रियम होता है इसका। तो पहले सक्सेशन हुआ, चेंजेस हुए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई, क्लाइमेक्स कम्युनिटी ने स्टेबिलिटी और होम्योस्टैसिस स्थापित कर दिया। That, my friends, is the end of our lecture. I hope you had a lot of fun. I hope you have learned environmental succession, ecological succession successfully, and आप इसे आराम से with examples मेंस में भी कोट कर पाओगे, and prelims के सारे statements direct और indirect आप समझ पाओगे और आप मार्क कर पाओगे. Now your task is to go home, look on ChatGPT, look on internet, look on insights uh, from various examinations, and then go through all the MCQs and PYQs of the related chapter. Okay? I'll see you again. I'm Manish Rastav. Keep studying with me and try to qualify this exam with me. Okay? I'll see you again. Bye bye.